हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। और ये चैप्टर राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर का क्या करना है, अपन को पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स अपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ओके, और इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 नंबर के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और 4 नंबर के क्वेश्चन पे किस प्रकार से आते हैं, जो पैटर्न है राजस्थान बोर्ड का, जो ब्लूप्रिंट या अकॉर्डिंग है, 4 नंबर में से क्या होता है, एक मेजर क्वेश्चन आता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो इसमें से क्या है, फिजिकल का है, तो अभी सी बात है, एक तो क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, और दो क्या आते हैं इसमें से, एक ही नंबर के क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, ध्यान देना। केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। देखो यहाँ पर 2 वर्ड है, पहला है केमिकल, दूसरा है काइनेटिक्स। केमिकल का मीनिंग होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। दूसरा वर्ड है अपने पास में काइनेटिक्स। देखो काइनेटिक्स के लिए यहाँ पर वर्ड लिया जाता है काइनेटिक्स रेट के लिए, यानी कि दर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, दर। क्यों, कितनी बार क्या होता है, दर, या कितनी बार इसके लिए क्या लेते हैं, वेग भी लेते हैं। लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए बेस्ट वर्ड है वो क्या होता है, दर होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया की दर होती क्या है, ध्यान देना। जैसे कि मैंने कोई रिएक्शन लिया कि कोई रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। आप जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब आपके पास में समय कितना होता है, 0 होता है, तो पूरा क्या होता है, क्रियाकारक होता है, उत्पाद कितना होता है, 0 होता है। आप जब टाइम बढ़ाते हो तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, क्रियाकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी आती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि कुछ क्रियाकारक किसमें चेंज हो चुका है, उत्पाद में चेंज हो चुका है। तो ध्यान देना, तो क्या बोला मैंने, तो कोई क्रियाकारक किसमें चेंज हो रहा है, उत्पाद में, तो अभी सी बात है, क्रियाकारक की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है किसके साथ में, समय के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। ओके, अब ध्यान देना, तो पहले तो पढ़ना है इसमें अभिक्रिया की दर क्या होती है। दूसरा अपने पास में क्या पढ़ना है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर इसका मैं ताप बढ़ा दूं, इसमें दाब बढ़ा दूं, या उत्प्रेरक मिला दूं, या कोई भी इसमें क्या कर दूं, जिससे कि मैंने सनलाइट क्या कर दिया, इस पर आपतित कर दी, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। अभिक्रिया की दर का बढ़ने से मतलब है, हो सकता है आपके पास में कोई क्रियाकारक जल्दी से किस में चेंज हो जाए, उत्पाद में चेंज हो जाए, या धीरे धीरे किस में चेंज हो, उत्पाद में। तो इसकी वजह से जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन की दर क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। तो इनको बोलते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान देना, इस चैप्टर के अंदर किस किस का अध्ययन करोगे, पहले अभिक्रिया की दर, दूसरा अपने पास में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, अब ध्यान देना, उसके बाद में क्या देखेंगे इसमें कि देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जनरली क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है इसमें सरल अभिक्रिया होती है, कौन सी होती है, सरल अभिक्रिया, और उसके बाद में सेकंड होती है जटिल अभिक्रिया। कौन सी होती है, जटिल अभिक्रिया होती है। सरल अभिक्रिया क्या होती है, कि क्या होती है, सरल अभिक्रिया एक पद में क्या होती है, पूर्ण हो जाती है, या कोई एक पदीय अभिक्रिया होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरल अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, उसको बोलते हैं जटिल अभिक्रिया बोला जाता है। तो याद रखें, रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, तो सरल अभिक्रिया जो क्या होती है, एक पद में पूर्ण होती है, जटिल अभिक्रिया क्या होती है, एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है। एक से अधिक पदों में पूर्ण होने का मतलब है कि आपके पास में डायरेक्ट क्या नहीं बनेगा, क्रियाकारक से उत्पाद का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होगा, क्रियाकारक से क्या बन जाएगा, डायरेक्ट उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। अगर जटिल अभिक्रिया का डायरेक्ट क्रियाकारक से उत्पाद नहीं बन रहा है, तो इसमें क्या बनता है, कुछ
क्या बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। और मध्यवर्ती क्या होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी होकर बाद में क्या बनता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो ध्यान देना, जितनी भी जटिल अभिक्रियाएं होती है उनके लिए क्या देखा जाता है अपने पास में, उनका क्रियाविधि देखी जाती है। क्या देखी जाती है, क्रियाविधि। किस प्रकार से क्रिया कारक से क्या बन रहा है, मध्यवर्ती बन रहा है, और मध्यवर्ती वापिस क्या बनाता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो ध्यान देना, इस चैप्टर के अंदर पहले तो पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर क्या होती है, दूसरा पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा जो अभिक्रियाएं कौन सी होगी, जटिल अभिक्रियाएं होगी, उनकी क्या करेंगे, क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो मैं एक डेफिनेशन देना चाहूँ कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है, तो बोल सकता हूँ मैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं उनकी क्या देखते हैं, क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगतिकी। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, ये भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। उसके बाद में ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में कि रासायनिक जो अपने पढ़ा है बलगतिकी, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ा था अपन ने अभिक्रिया की दर, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट होगा अपने पास में अभिक्रिया के दर के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो टॉपिक डालें, अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसके आधार पर 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली होती हैं तेज गति की अभिक्रियाएं, जिनको बोला जाता है वेरी फास्ट अभिक्रियाएं यानी रिएक्शंस। सेकंड होती है इसमें स्लो रिएक्शंस यानी कि धीमी गति की अभिक्रियाएं, और तीसरी होती है इसमें मध्यम गति की अभिक्रियाएं, जिनको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें फर्स्ट है तेज गति की अभिक्रिया। क्या होती है, इसको बोल सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो ध्यान देना, वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, ध्यान देना कि नियम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, तीव्र गति से यानी तेज गति से अभिक्रिया होगी। तो ध्यान देना, तेज गति से अभिक्रिया क्या होती है, ऐसा बोला जाता है इन अभिक्रियाओं के बारे में कि अभिक्रिया लगभग 10 की पावर -12 टू 10 की पावर -16 सेकंड में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको कंप्लीट होने के लिए, पूर्ण होने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं, रासायन यानी सॉरी तेज गति की अभिक्रिया बोला जाता है। अब ध्यान देना, सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि जितनी भी क्या होती है आयनिक अभिक्रियाएं होती है, कौन सी होती है, आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो सभी क्या होती है, तीव्र गति की अभिक्रिया होती है। आयनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें आयन्स बनते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि जैसे HCl का रिएक्शन किया मैंने NaOH के साथ में, तो आपको पता है कि HCl क्या होता है, एक एसिड है, जबकि NaOH क्या है, एक क्षार है। अब ये किस में टूट सकता है, H+ में टूट सकता है, Cl- में टूट सकता है। यहाँ पर बनेगा Na+ OH-। तो क्या होगा, यहाँ पर आयन्स बन रहे हैं प्लस Cl- Na+ और OH-। यहाँ से क्या होगा, Cl किसके साथ जुड़ेगा, Na के साथ, तो यहाँ पर बनता है NaCl, और लास्ट में क्या बनेगा यहाँ से H2O। आप इसको जानते हैं कि कौन सी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक अम्ल है, दूसरा क्या है, क्षार है, और मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लवण का निर्माण कर रहे हैं, और क्या बन रहा है, जल का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने AgNO3 की रिएक्शन किसके साथ किया, NaCl के साथ में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, AgNO3 ये भी किस में टूटेगा, अपने आयंस में टूटेगा। NaCl भी क्या होगा, अपने आयंस में टूटेगा।
और मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ से एक तो बनता है AgCl और बनता है NaNO3। जो AgCl होता है इनका क्या होता है, श्वेत अवक्षेप होता है, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो याद रखें, तेज गति की भी क्रियाएं क्या होती हैं, ऐसे भी क्रियाएं जिनको कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 10 की पावर -12 to 10 की पावर -16 सेकंड का समय लगता है। जितनी भी आयन की भी क्रियाएं होती है, कौन सी भी क्रियाएं होती है, तीव्र गति की भी क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है, दोनों में से कोई सा भी एक तो याद होना ही चाहिए, कि जैसे कि HCl प्लस NaOH, इसमें क्या बन रहा है, NaCl और H2 बन रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हो कि AgNO3 प्लस NaCl क्या बन गया, यहाँ से AgCl और NaNO3। ओके, अब ध्यान देना कि चैप्टर था अपने पास में केमिकल काइनेटिक्स। तो ध्यान देना, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि तेज गति की अभिक्रियाएं होती है उनका अध्ययन सामान्यतः नहीं किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, भाई क्यों नहीं किया जाता है, कि रासायनिक बल गति के अंदर तेज गति की अभिक्रियाओं का अध्ययन क्यों नहीं किया जाता है। तो ध्यान देना कि अगर आपके पास में आपने कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाई HCl और NaOH के बीच में, मान लिया आपके पास में कोई टेस्ट ट्यूब में आपके पास में एक में HCl है और दूसरे में क्या है, आपके पास में NaOH है। आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। जैसे कि मैंने क्या लिया, 2 टेस्ट ट्यूब ली, HCl के अंदर क्या डाल दिया, NaOH डालूंगा। अब जैसे डालोगे तो उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl का और H2 का फॉर्मेशन होगा। और मैं बोल चुका हूं कि आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, 1 सेकंड से भी क्या ले रही है, कम समय ले रही है। तो आप जैसे क्या करोगे, HCl और NaOH को मिलाओगे तो जल्दी से क्या बनेगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का। तो आपको पता है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या लगता है, 1 सेकंड से कम समय लगेगा। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कब तो आपके पास में क्या मिल गया, उत्पाद का निर्माण हो गया। अगर 1 सेकंड से भी कम समय लग रहा है तो आप क्या उसका रेट का डिटरमाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते प्रॉपरली। कहीं ना कहीं तो उसमें क्या आ सकती है, एरर आ सकती है, कुछ ना कुछ आपके पास में क्या कर सकते हो, आप मिस्टेक कर सकते हो। तो याद रखें, तेज गति की अभिक्रिया इतनी तेज होती है कि इनका आप रासायनिक अभिक्रिया की दर का मापन नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में सेकंड अभिक्रिया होती है इसमें धीमी गति की अभिक्रिया, यानी कि इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन। ध्यान देना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, या कितने भी साल लग सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है, धीमी गति की अभिक्रिया बोला जाता है। इसका एक फेमस एग्जांपल है, जैसे कि लोहे पर जंग लगती है। सबने सुना है लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने का जो एग्जांपल है किसका है, धीमी गति का एग्जांपल है। अब ध्यान देना, एक तो एग्जांपल तुम्हें याद होना ही चाहिए इसमें कि धीमी गति का एग्जांपल क्या है, लोहे पर जंग लगना। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या जो धीमी गति की भी क्रियाएं होती है, क्या उनका अध्ययन रासायनिक बल गति के अंदर कर सकते हैं, तो नहीं करते हैं। इनका भी क्यों नहीं करते हैं, ध्यान देना कि जैसे आपको अध्ययन करना है लोहे पर जंग लगना, और इसमें देखना है कि किस प्रकार से एक क्रियाकारक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो आप अध्ययन करने के लिए क्या लोगे, आप लोहे पर जंग लगने के लिए क्या देखोगे, इसकी क्रियाविधि देखोगे। अब क्रियाविधि के लिए आपने क्या लिया, सुटेबल कंडीशन ले लिया। जैसे कि क्या लिया अपने पास में, वाटर का क्या लिया, कंटेनर ले लिया। आपने क्या लिया, आयरन रोड भी ले लिया। आपने क्या किया, इसके अंदर डिप भी कर दिया। अब आप देख रहे हो, इस पर अध्ययन करना चाह रहे हो कि आपके पास में लोहे पर जंग लगना, उससे क्या कर रहे हो, अभी क्रिया की तरह देखना चाह रहे हो किस प्रकार से एक क्रियाकारक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। अब आपने क्या किया, किसी भी वाटर कंटेनर के अंदर क्या किया, मैंने आयरन का रोड डाल दिया। डालूंगा तो क्या होगा, आप एक दिन देख सकते हो इसको कंटिन्यू कि क्या होगा, एक क्रियाकारक यानी कि आयरन कि क्या होगा, जंग में चेंज होगा। 2 दिन हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास में 1 महीना। पता चला आपके पास में जंग जो आयरन का रोड था उसमें न लगकर आप में जंग लग सकती है। ओके, तो ध्यान देना कि इसका अध्ययन इतना आसान नहीं होता है। अब आसान नहीं होगा तो भी सी बात है, हो सकता है जंग कितने भी समय में लग सकती है। अगर कितने भी समय में लगेगी तो आप इसका क्या नहीं कर पाओगे, आप प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपके पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जो बहुत सारे सालों में कंप्लीट होती है, जैसे 50 या 100 साल, आप उस टाइम तक जीवित नहीं रह पाओगे, तो आपका स्टडी तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो याद रखें इसमें कि केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गति के अंदर एक तो धीमी गति की भी क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है और तीव्र गति की भी क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है,
क्योंकि तीव्र गति की अभिक्रिया क्या होती है, बहुत तेज गति से संपन्न होती है, जबकि धीमी गति की अभिक्रिया क्या होती है, बहुत धीमे से संपन्न होती है। इस कारण से रासायनिक बल गतिकी के अंदर इन दोनों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में तीसरी रिएक्शन है मध्यम गति की अभिक्रिया। तीसरा है इसमें मध्यम गति की अभिक्रिया, इनको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है कि मध्यम गति की अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ना तो अपने पास में धीमी गति से होगी ना ही तेज गति से संपन्न होगी। कोई भी ऐसी अभिक्रिया जो क्या होती है 1 महीने में, 1 घंटे में, 1 दिन के अंदर क्या हो सकती है, कंप्लीट हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, मध्यम गति की अभिक्रिया। उसके बाद में ध्यान देना कि मध्यम गति की अभिक्रियाएं क्या होती है, जितने भी क्या होती है आणविक अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, आणविक अभिक्रियाएं होती है। वो सभी कौन सी अभिक्रियाएं होती है, मध्यम गति की अभिक्रियाएं होती हैं। अब ध्यान देना जो भी इस चैप्टर के अंदर जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे और सब कौन सी होगी, मध्यम गति की अभिक्रियाएं होगी, और उनका अध्ययन क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं लिया H2 + N2 लिया, आप क्या बनेगा इसमें 2NH3 बन गया। या कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने PCl5 को तोड़ा, किसमें होगा, PCl3 में और Cl2 में, तो भी किसका एग्जाम्पल होगा, मध्यम गति की अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में अभिक्रिया की दर, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन। तो शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ मैं, रेट ऑफ फ्रिक्शन को ROR, यानी क्या पढ़ना है, रेट ऑफ फ्रिक्शन, अभिक्रिया की दर। ध्यान देना अभिक्रिया की दर क्या होती है, ध्यान देना जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, क्रियाकारक होता है, क्रियाकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। जब आपके पास में T को इसमें कितना होगा, 0 होगा, तो पूरा पूरा क्या होगा, क्रियाकारक होगा, उत्पाद के सामने कितने होगी, 0 होगी। आप जैसे टाइम बढ़ाओगे तो आपके पास में कुछ क्रियाकारक किसमें चेंज होगा, उत्पाद में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्रियाकारक की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और उत्पाद की सांद्रता में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ध्यान दें जो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है समय के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। तो ध्यान देना अभिक्रिया की दर क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है, किसके साथ में, समय के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। तो आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में, क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो ध्यान देना अभिक्रिया की दर क्या बताया मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर क्या बताया मैंने कि क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो क्या लिख सकता हूं मैं, सांद्रता में परिवर्तन। अब सांद्रता में परिवर्तन किस किस में हो सकता है, क्रियाकारक में हो सकता है और उत्पाद में हो सकता है। और सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय से अगर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, परिवर्तन में लगा समय, तो इसको क्या बोलोगे, अभिक्रिया की दर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना कि परिवर्तन के लिए किससे शो करते हैं, डेल से, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल। और सी क्यों लगाया, क्योंकि सांद्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डेल सी अपॉन क्या लिख दिया मैंने, डेल टी, और आगे लगाया मैंने प्लस माइनस। तो यहाँ प्लस माइनस का क्या मीनिंग है, ध्यान देना कि प्लस आपके लिए क्या करता है कि जैसे आपके पास में कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में क्या है, कोई क्रियाकारक है, क्रियाकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा, तो जैसे मैंने बोला कि T = 0 होता है, तो पूरा क्या होता है, क्रियाकारक होता है, और उत्पाद की सांद्रता कितनी होती है, 0 होती है।
समय बढ़ेगा तो क्रियाकारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है किसको इंडिकेट करेगा यहाँ पर कि समय के साथ क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि माइनस किसको शो करता है कि समय के साथ में क्रियाकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। तो ध्यान देना कि जो प्लस माइनस है वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर सांद्रता में कमी और अधिकता को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में ध्यान देना यूनिट देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई क्या होगी। तो ध्यान देना ROR की क्या देखना है, अपन को इकाई देखना है। ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई क्या होगी। ध्यान दो कि यहाँ पर लिखा मैंने डेल C अपॉन डेल T लिखा है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर C क्या है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। और नीचे क्या अपने पास में समय, तो समय से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो अपने पास में क्या आएगा, इसका यूनिट क्या होता है कि मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। ध्यान दीजिएगा कि अब मैंने लिखा यहाँ पर एक लिखा डेल। देखो ध्यान देना डेल यहाँ पर क्यों लिखा, आप डीसी भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं यहाँ पर डीसी अपन क्या ले सकते हैं, डीटी भी ले सकते हैं। देखो किसको शो कर रहे हैं, देखो 11th में आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि 3 टाइप के क्या होते हैं, वेग होते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेग होता है, दूसरा होता है आपके पास में तात्क्षणिक वेग होता है, एक होता है औसत वेग होता है। तो मैं तीनों के बारे में एक बार जिक्र कर देता हूँ कि प्रारंभिक वेग क्या होता है कि जब आपके पास में समय कितना होता है, t बराबर कितना होता है, 0 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोला जाता है। उसके बाद में तात्क्षणिक वेग क्या होता है कि अगर आपके पास में किसी पर्टिकुलर समय पर, जैसे कि मैंने बोल दिया t बराबर 5 सेकंड पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्या करना है, अपने पास में दर निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, अपने पास में तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। यानी कि एक फिक्स क्या कर दिया मैंने, समय कर दिया। तो तात्क्षणिक दिया होता है तो आप क्या लिखोगे, डीसी अपॉन क्या करोगे, डीटी करोगे। लेकिन ये दिए आपके पास में क्या दिया है, औसत वेग है। औसत वेग के लिए आप ध्यान देना कि आपके पास में क्या दिए होते हैं, 2 समय अंतराल दिए होते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया कि t1 समय पर आपके पास में सांद्रता कितनी मान लिया मैंने, C1, t2 समय पर कितनी मान लिया मैंने, C2। तो ध्यान देना जब भी इस प्रकार से दिया जाता है, 2 समय दिए जाते हैं, 2 सांद्रता दी जाती है, तो हमेशा किसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, औसत वेग का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं या औसत दर ज्ञात की जाती है। तो ध्यान देना जब भी आपके पास में चेंजेस क्या होता है, कम होता है, तो उसका मतलब आप क्या निकालोगे, तात्क्षणिक वेग, यानी क्या लगाओगे, डीसी अपॉन डीटी करोगे। अगर आपके पास में औसत वेग निकालना है तो उसके लिए क्या गिवन होगा, उसमें क्वेश्चन के अंदर 2 समय अंतराल दिए होंगे, t1 पर इतना होगा, t2 पर इतना होगा, तो उस टाइम पे क्या निकालोगे, उसका औसत वेग। ओके, तो याद होना चाहिए कितने टाइप्स के वेग है अपने पास में, 3 प्रारंभिक वेग जब t इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, जब किसी भी पर्टिकुलर समय पर क्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग। एक होता है औसत वेग। औसत वेग के अंतर्गत क्या होता है, 2 समय अंतराल दिए होते हैं और उस समय अंतराल के आधार पर क्या निकाला जाता है, औसत वेग ज्ञात किया जाता है। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं कि इस पर से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं, या इस पर से ध्यान देना। उसके पहले देखेंगे ग्राफ, कि ग्राफ से समझते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, क्या नहीं होती है। ओके, तो ध्यान देना जैसे मैंने कोई कर्व बनाया इस प्रकार से है कि मैंने एक्स एक्सिस पे लिया, यहाँ पर क्या लिया, समय, यानी कि क्या लिया मैंने, टाइम लिया, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया, सांद्रता ली, यानी क्या लिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। और आपके पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, क्रियाकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। और मैं बता चुका हूं आपको जब t बराबर कितना होता है, 0 होता है, तो पूरा का पूरा क्या होता है, क्रियाकारक होता है, और उत्पाद की सांद्रता कितनी होती है, 0 होती है। तो ध्यान देना अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो यहाँ पर सांद्रता कितनी होगी, 0, और समय भी कितना होगा, 0 होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे तो क्या हो रहा है, आपके पास में सांद्रता बढ़ रही है। तो मैं मान सकता हूँ कि आपके पास में कि कोई भी क्रिया कारक का जो कर्व स्टार्ट होगा, कहाँ से होगा, उसके मैक्सिमम सांद्रता से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अगर कर्व बनाओगे किसके लिए, क्रिया कारक के लिए, तो शुरू में इसकी सांद्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और धीरे धीरे समय के साथ साथ इसकी सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। उसी प्रकार से अगर उत्पाद के लिए तुम्हें क्या बनाना है, कर्व बनाना है, तो ध्यान देना उत्पाद की सांद्रता शुरू में कितनी होती है, 0,
तो यहाँ पर कितना अपने पास में सांद्रता 0। तो यहाँ से आप कर्व बनाओगे तो किस प्रकार से आएगा, शुरू में इसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, समय के साथ साथ क्या होती है, इसकी सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कर्व याद रखें आपके पास में, अगर कोई भी आपके पास में कर्व इस प्रकार से आता है तो किसको शो करेगा, वो क्रिया कारक को। अगर इस प्रकार से ऊपर जा रहा है तो किसको शो करेगा, उत्पाद की सांद्रता को। तो ध्यान देना जो कर्व है ये यहाँ पर किसको शो करेगा, ये क्रिया कारक की सांद्रता को, और यहाँ पर किसको शो करेगा, ये उत्पाद की सांद्रता को। याद होना चाहिए तुम्हें कि कोई भी इसका स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं तो किसको शो करता है अपने पास में, सांद्रता को। इसको 11th में पढ़ा आपने, उसको क्या बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान, यानी कि क्या बोला जाता है, इसको एक्टिव मास भी बोला जाता है। एक तरह से क्या होता है, ये भी सांद्रता को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ इस प्रकार से, इसे लिखा मैंने ए ब्रैकेट लगाया तो इसको क्या बोलोगे, ए की सांद्रता। जैसे मैं लगाया मैंने बी तो क्या बोलोगे इसको, बी की सांद्रता। अब ध्यान देना इस कर्व में, याद रखिए आपके पास में कि क्रिया कारक के लिए किस प्रकार आया और उत्पाद के लिए किस प्रकार आया। अब इन कर्वों के आधार पर देखेंगे कि आपके पास में, जैसे मैंने बताया कि किस प्रकार से, जैसे मैंने लगाया था आपके पास में डेल से अपॉन डेल टी के आगे क्या लगाया था, प्लस माइनस लगाया था। तो प्लस माइनस को क्या करेंगे, अपन प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास में कोई कर्व किसके लिए है, क्रिया कारक के लिए ही है, तो उसके आगे क्या आना चाहिए, सांद्रता के आगे माइनस ही आना चाहिए। अगर आपके पास में उत्पाद के लिए कर्व बनाओगे तो आप उसको भी क्या करना है, प्रूव करना है अपन को कि उसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो देखते हैं आगे इन्हीं कर्वों को क्या करेंगे, वापस अलग अलग बनाएंगे। एक बार तो किसके संदर्भ में बनाएंगे, क्रिया कारक के संदर्भ में, और एक बार किसके संदर्भ में बनाएंगे, उत्पाद के संदर्भ में। तो पहला बना रहा हूं मैं किसके संदर्भ में, क्रिया कारक के संदर्भ में। ध्यान देना क्रिया कारक क्या करना है, यहाँ पर क्या लिया मैंने, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, समय लिया, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, यहाँ पर सांद्रता लेंगे। किसके लेंगे, सांद्रता लेना अपने पास में किसकी, क्रिया कारक की। तो मैंने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब कर्व किस प्रकार से आता है, क्रिया कारक का इस प्रकार से क्या बनाया था, अभी कर्व बनाया था। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें अभी क्रिया की दर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लिया आपके पास में सांद्रता दी हुई नहीं है आपके पास में, मान लिया कि कोई समय आपके पास में क्या है, t1 है, उस पर आप सांद्रता कितनी मान सकते हो, यहाँ पर r1 मान सकता हूं मैं। इसी प्रकार से दूसरा समय अंतराल क्या लिया मैंने, t2 लिया, और मान लिया कि इस पर सांद्रता घटकर कितनी रह चुकी है, r2 रह चुकी है। तो अपने पास में क्या आ चुका है, दो समय अंतराल के बीच में क्या आ चुकी है, दो डिफरेंट क्या आ चुकी है, सांद्रताएं आ चुकी है। अब देखना है किसके अभी क्रिया की दर। तो ध्यान देना कि अभी क्रिया की दर क्या बताया मैंने, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताया था मैंने, डेल सी अपॉन क्या बताया था, डेल टी। तो ध्यान देना डेल क्या था, यहाँ पर परिवर्तन था, और जब भी परिवर्तन देखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, हमेशा अंतिम लेते हैं, उसके बाद में क्या देखते हैं, प्रारंभिक देखते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर प्रारंभिक अंतिम आपके पास में सांद्रता कितनी है, यहाँ पर R2 है, जबकि प्रारंभिक कितनी है, R1 है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, R2 की सांद्रता माइनस कितना करोगे, R1 की सांद्रता, अपन कितना करोगे, T2 की सांद्रता माइनस T1 की सांद्रता। अब ध्यान देना कर्व में देखो कि अपने पास में दो सांद्रता, एक तो R1 है, दूसरी क्या है, R2 है। यहाँ से अच्छी तरह देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर अपने पास में R2 की सांद्रता क्या है, R1 से क्या है, ज्यादा है, कम है। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि R1 की सांद्रता क्या है, R2 से। तो कर्व आपके पास में क्या होगा यहाँ पर कि R1 की सांद्रता क्या है, R2 से ज्यादा है। तो ध्यान देना आपके पास में क्या है, R1 का वैल्यू ज्यादा है और R2 का वैल्यू क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, वो किस में आएगा, आपके पास में नेगेटिव में आएगा। तो ध्यान देना कि यहाँ पर ऐसा नहीं आपके पास में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। ध्यान देना अभी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। पढ़ा है फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है जो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी क्रिया की दर भी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो फिर नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है, किसको शो करता है, यहाँ पर सांद्रता में क्या हो रही है, समय के साथ में कमी हो रही है, उसको क्या करता है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में देखते हैं सेकंड कर्व, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, उत्पाद के संदर्भ में देखते हैं, उत्पाद के संदर्भ में। ध्यान देना उत्पाद के लिए कर्व बनाना है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या, किसकी सांद्रता लोगे, उत्पाद की सांद्रता, यहाँ पर क्या लोगे, समय, यहाँ पर लिया मैंने टाइम, यहाँ पर लिया किसकी सांद्रता लिया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट लिया यानी कि उत्पाद की सांद्रता लिया। अब ध्यान देना, उत्पाद के लिए कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, जीरो कंसंट्रेशन होती है शुरू में, तो कर्व किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है। अब तुम्हें देखना है कि इसमें क्या देखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिया मैंने, कोई भी T1 टाइम पर इसकी सांद्रता कितना ले लिया मैंने, P1 ले लिया। इसी प्रकार से दूसरा समय लिया मैंने, तो ये मान लिया यहाँ पर कितना समय अपने पास में T2, यहाँ पर क्या लोगे आप, P2 लोगे, यानी कि यहाँ पर सांद्रता क्या होगी, P2, यहाँ पर कितना है, P1। अब ध्यान देना कि यहाँ पर P2 और P1 में देखो आप किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, तो देखने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पर P2 की सांद्रता क्या है, P1 से ज्यादा है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं P2 की कंसंट्रेशन है कि सांद्रता किससे ज्यादा है, P1 से ज्यादा है। ओके, अब ध्यान देना, इसके लिए उत्पाद के लिए क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, वापस क्या निकालना है, सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। अब सांद्रता में परिवर्तन तो क्या लोगे, वो हमेशा ये पहले तो क्या लेते हैं, परिवर्तन के लिए पहले अंतिम लेते हैं, उसके बाद में क्या लेते हैं, प्रारंभिक लेते हैं। तो अंतिम सांद्रता कितनी है यहाँ पर अपने पास में, P2, और प्रारंभिक कितनी है, P1। अपन में कितना करोगे, T2 माइनस T1 करोगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ P2 क्या है, किसके कंपेरेटिव जाता है, P1 के कंपेरेटिव है। तो यहाँ पर अपने पास में जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में ही होती है, चाहे आप उत्पाद के लिए लें या क्रियाकार के लिए लें। लेकिन जो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट क्या कर रहा है अपने पास में, कि उत्पाद के रेस्पेक्ट में, यानी कि उत्पाद के संदर्भ में तो क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, जबकि क्रियाकार के संदर्भ में क्या होती है, सांद्रता का मान क्या होता है, कम होता है। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है यहाँ से। यहाँ पर अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के दर के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि मान आपके पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है कि N1M N2B, इससे बन रहा है N3C और N4D, और इसके लिए तुम्हें देखना है कि वेग व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात करोगे तुम। तो ध्यान देना कि यहाँ पर अपने पास में क्रिया कारक क्या है, A और B है, और उत्पाद क्या है, C और D, और यहाँ पर N1, N2, N3 और N4 क्या है, यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि किसी का भी वेग व्यंजक या दर व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले क्या लिखोगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी हुई होती है तो उसके लिए पहले क्या लिखोगे, ROR। ROR का मीनिंग क्या होता है, अभिक्रिया की दर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। पहले क्या करोगे, इसको लिखोगे, उसके बाद में क्या करना है, तुम्हें बराबर करना है। उसके बाद में ध्यान देना कि जो भी अपने पास में स्टोइकियोमेट्री यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक की, उसको क्या करोगे, अपॉन में ले जाओगे। तो कितना किया मैंने, 1/N1। उसके बाद में ध्यान देना, डेल लगाओगे। डेल यानी कि सांद्रता में परिवर्तन देखना है, किसकी सांद्रता में परिवर्तन देखना है, ए की सांद्रता में, यानी ए कितना अपने पास में किसमें चेंज हो चुका है, उत्पाद में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डेल लिखा है, उसके बाद में क्या लगाओगे, ए की सांद्रता अपॉन कितना करोगे, डेल टी। अब ध्यान देना कि अगर आपके पास में क्या करोगे, किसी के लिए लिखना है, किसी के लिए मतलब अपने पास में अगर कोई आपके पास में क्रिया कारक है तो उसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लगाओगे, हमेशा माइनस लगाओगे, क्योंकि इसकी सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी क्रिया कारक अभी क्रिया के दौरान क्या होता है, यहाँ पर डिसअपीयर होता है, यानी कि क्या होता है, गायब होता है, जबकि उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर इसको क्या बोलोगे आपके पास में, 1/N1 डेल DA/dt, यानी कि ए की कंसंट्रेशन में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। उसके बाद में क्या करना है तुम्हें, किसके सापेक्ष देखोगे, बी के सापेक्ष, कि बी की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। अगर आपके पास में क्या है, क्रिया कारक है, तो आप डायरेक्ट पहले क्या लगा दो, माइनस लगा दो। उसके बाद में जो भी रस समीकरण मिति गुणांक है उसको किस में ले जाओगे, अपॉन में, कितना हो जाएगा, 1/N2। उसके बाद में क्या करोगे, डेल, उसके बाद में बी की कंसंट्रेशन अपॉन कितना करोगे, डेल टी। इसको बोलते हैं बी के गायब होने की दर भी बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वापस क्या लाओगे, बराबर। उसके बाद में ध्यान दो किसका नंबर आया अपने पास में, N3C का। N3C किस साइड में, अपने पास में उत्पाद साइड में, तो उत्पाद साइड में तो क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव ऐसे शो करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, N3 डेल सी की सांद्रता अपॉन क्या लिखोगे, dt। ओके, उसके बाद में ध्यान देना, उसके बाद में वापस क्या करोगे, बराबर करोगे।
उसके बाद में यहां से कितना करोगे 1/n4, वापिस क्या करोगे डेल डी की सांद्रता अपॉन क्या करोगे dt। ओके, तो इसको बोलते हैं कि जो आपके पास में रिएक्शन थी N1M N2B, इससे क्या बन रहा था N3C और N4D, उसके लिए क्या बोलते हैं इसको वेग व्यंजक की रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसके बाद में जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लिया जैसे कि मैंने कि स्मॉल ए इससे बन रहा है अपने पास में B और इससे बन रहा है C कैपिटल C, उसके बाद में D और D। अब इसके लिए वापस क्या करना है तुम्हें दर व्यंजक या वेग व्यंजक ज्ञात करना है। किस प्रकार करोगे तो मैंने पहले बताया आपके पास में कि क्या करना है रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। क्या लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, वापस क्या लगाओगे बराबर। तो इसमें देखो ए और बी तो क्या अपने पास में क्रियाकारक हैं और सी और डी क्या है उत्पाद है, जबकि ए बी क्या है क्रियाकारक के रस समीकरण मिति गुणांक है, जबकि सी और डी क्या है उत्पाद के रस समीकरण मिति गुणांक है। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभी क्रिया की दर लिखोगे तो किस प्रकार लिखोगे, क्योंकि आपको पता है पहले क्या लिखोगे क्रियाकारक के लिए, तो यहाँ पर कितना करोगे माइनस लगाओगे तो वापस 1/a, यानी कि जो भी रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं उसको कहाँ पर ले जाओगे अपॉन में। उसके बाद में क्या करना है डेल, उसके बाद में क्या करोगे ए की सांद्रता अपॉन कितना करोगे dt, यार डेल्टी भी लिख सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे बराबर करोगे, वापस क्या करोगे माइनस का 1/b, क्या करोगे डेल और b की सांद्रता अपॉन कितना करोगे डेल टी। ये तो किसके लिए हो गया क्रियाकारक के लिए। अब उत्पाद का नंबर है तो वापस क्या करोगे यहाँ से सी अपने पास में क्या है उत्पाद है, उत्पाद के लिए क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ से कितना करोगे 1/c डेल सी की सांद्रता अपन कितना करोगे डेल टी। उसके बाद में किसके लिए dt में, यहाँ पर क्या लिखोगे 1/d, क्या करोगे डेल d अपॉन क्या करोगे डेल टी करोगे। ओके, अगर आप इस प्रकार से लगा रहे हो डेल तो इसका क्या होगा औसत वेग। अगर तुम्हें क्या करना है ताक्षणिक देखना तो तुम्हें ताक्षणिक के लिए कुछ नहीं करना, डेल की जगह क्या करोगे डी से रिप्रेजेंट कर दोगे। कैसे करोगे, या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो सकता है यहाँ से ये -1/a, कितना लिख सकते हो डी ए की सांद्रता अपन कितना करोगे dt कर दो, वापस कितना करोगे -1/b डी की सांद्रता अपन कितना करोगे dt। आगे क्या करना है क्रियाकारक के लिए खत्म हो चुका है, अब किसके लिए आ रहा है उत्पाद के लिए, तो वापस कितना करोगे 1/c डी सी की सांद्रता अपन कितना करोगे dt, वापस कितना करोगे 1/d डी की सांद्रता अपन कितना करोगे d अपन कितना करोगे dt। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलना चाहूँ कि -1/a डेल डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन dt क्या बोलोगे, तो ध्यान देना इसको बोलते हैं ए के विलुप्त होने की दर, इसी प्रकार इसको बोलते हैं बी के विलुप्त होने की दर, इसको बोलते हैं सी के बनने की दर और इसको बोलते हैं डी के बनने की दर। तो आना चाहिए तो मैं समझ में, प्रैक्टिस करें इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं उनको सोल्व कीजिएगा आप। क्वेश्चन है फर्स्ट, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया कि 3H2 + N2 ऐसे बन रहा है 2NH3। सेकंड क्वेश्चन लिया कि H2 + I2 इससे बन रहा है 2HI। थर्ड है जैसे कि मैं लिखा PCl5 ये बना रहा है PCl3 और Cl2। इनके लिए क्या ज्ञात करना है तुम्हें वेग व्यंजक, क्या ज्ञात करना है वेग व्यंजक किस प्रकार से आप लिखोगे। तो आप इनके लिए ट्राई कीजिएगा कि किस प्रकार से इन तीनों रिएक्शन के लिए वेग व्यंजक लिखोगे। ओके, तो जैसे मैं बता देता हूं कि इनका सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे फर्स्ट है अपने पास में क्या हो रहा है फर्स्ट रिएक्शन में कि 3H2 + N2 इससे मिलकर बन रहा है 2NH3 का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। अब फॉर्मेशन है तो ध्यान देना कि H2 के रेस्पेक्ट में इसका स्टोइकियोमेट्री यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 3 है, इसके रेस्पेक्ट में कितना है 1 है, जबकि NH3 के रेस्पेक्ट में कितना है 2 है। तो यहाँ से क्या करना है पहले तो क्या लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करोगे इक्वल करोगे, उसके बाद में H2 का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 3 है, तो कितना करोगे -1/3। समझ में आ जाना चाहिए माइनस क्यों लगाया, क्योंकि
H2 किस साइड में, क्रिया कारक की साइड में। वापस क्या करोगे यहाँ से डेल, क्या करोगे H2 की सांद्रता अपन कितना करोगे डेल टी, वापस कितना करोगे इक्वल लगाओगे, वापस कितना है N2, N2 आपके पास में रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 1 है, तो इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो कितना लगाओगे माइनस डेल, कितना करोगे N2 की सांद्रता अपन कितना करोगे डेल टी। उसके बाद में अपने पास में उत्पाद है क्या है NH3 है, तो यहाँ पर देखो इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा यहाँ से कि 1/2 क्या लगाओगे डेल NH3 की सांद्रता अपन कितना करोगे डेल टी करोगे, समझ में आया। उसके बाद में देखो सेकेंड अपने पास में क्या है H2 प्लस I2, इससे क्या बन रहा है 2HI बन रहा है, तो ध्यान देना इसके लिए लिखोगे किस प्रकार लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभी क्रिया की दर क्या करना है H2 है, इसका स्टोइकोमेट्री यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 1 है, तो किस प्रकार लिखोगे डेल H2 की सांद्रता अपॉन dt, क्या लगाना है माइनस, वापस क्या करोगे बराबर लगाओगे माइनस लगाओगे, माइनस को लगा रहा है क्योंकि अपने पास में I2 की साइड में क्रिया कारक की दिशा में, तो यहाँ से क्या करना है डेल I2 की सांद्रता अपॉन कितना करना है डेल टी। उसके बाद में क्या अपने पास में 2HI है और 2HI में इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 2 है, तो यहाँ से कितना करोगे 1/2 डेल HI की सांद्रता अपॉन कितना करोगे डेल टी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये व्यंजक हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड के लिए इसमें क्या है PCl5 से क्या बन रहा है PCl3 और Cl2, तो पहले क्या लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करना है वापस माइनस लगाओगे क्योंकि PCl5 क्या है क्रिया कारक की दिशा में, तो माइनस डेल क्या करना है PCl5 की सांद्रता अपन कितना करोगे डेल टी, यहाँ से क्या करना है PCl3 और Cl2 क्या है उत्पाद की साइड में, तो क्या हो लगाओगे पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या लगाओगे डेल PCl3 की सांद्रता अपन कितना करोगे डेल टी, यहाँ से क्या करना है डेल Cl2 की सांद्रता अपन कितना करोगे डेल टी। तो इस प्रकार से क्या करना है तुम्हें कोई भी गिवन जो रिएक्शन होती है यानी कि भी क्रिया दी होती है उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।